पढ़ेंगे 12 पाठ स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, आपने देखो इससे पहले आपने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा था ना, और फिर स्वतंत्रता की जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में वो भी आपने पढ़ा था। तो हमको आज़ादी तो मिल गई, उसके बाद देश का क्या हुआ, कैसे चला, देश में किस तरह की स्थितियाँ थी उसमें, वो सब इस पाठ में हम पढ़ेंगे। तो भारत को देखो स्वतंत्रता कब मिली, भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को, और भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 500 रियासतें थी बच्चों। रियासतें मतलब छोटे छोटे राज्य, जैसे आज भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं ना। तो उस समय छोटे 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 बड़े मिला करके 500 रियासतें पूरे भारत में थी, और उनको एकजुट करके एक देश बनाना बहुत बड़ी एक समस्या थी। ठीक है, गांधी जी की हत्या किसने की? देखो आपको पता है गांधी जी का मुख्य रोल था देश को आज़ाद कराने में, तो उनकी हत्या देखो उसके बाद 1 वर्ष भी नहीं जी पाए बच्चों। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गॉडसे नामक एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी, गोली मार कर। संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले पाठ में आपने पढ़ा था, जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उप प्रधानमंत्री जो थे वो बने थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक हो गया। योजना आयोग का गठन कब हुआ? ये हुआ था बच्चों 1950 ईस्वी में, जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी योजना आयोग का गठन भी हुआ, और इसका अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होता है। तो जो हमारी प्रथम योजना आयोग का अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और वर्तमान समय में हमारे योजना आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 ईस्वी में। जब देश आज़ाद हुआ तो 5-5 वर्ष करके योजनाएं बनाई गई बच्चों, जिसको पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। ये शुरू हुई थी 1951 ईस्वी से। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? पूरे विश्व की जो एक सरकार है उसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, और विश्व की सबसे मलिन व बड़ी झुग्गी बस्ती का नाम, जो सबसे गंदी बस्ती है भारत और की तो छोड़ो विश्व की भी, वो है बच्चों धारावी। मुंबई का जो धारावी क्षेत्र है बहुत घना बसा हुआ है, और वहाँ पे बहुत अधिक गंदगी पाई जाती है। श्रीलंका में किन दो भाषाई समूहों में संघर्ष है? सिंहली और तमिल, दो भाषाई समूह वहाँ पे हमेशा संघर्ष उनके बीच चलता रहता है, तमिल भाषी और सिंहली भाषी। और भारत की राजभाषा क्या है बच्चों? हिंदी है। और इसके अलावा संविधान में हमारी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, हिंदी हमारी राजभाषा है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या तात्पर्य है? देखो 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को मत देने का जो अधिकार होता है वो कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आपको पता है ना, भारत में 18 वर्ष की उम्र के बाद ही वोट डालने का अधिकार होता है। आप लोगों को वोट डालने का अधिकार अभी नहीं है ना। तो 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो सभी लोग मतदान करने के अधिकारी हो जाते हैं तो वो कहलाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इससे पहले पाठ में भी आपने पढ़ा था, जब हमारा संविधान बना था तो उसके लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी और एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। तो इस संविधान सभा के अध्यक्ष तो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, थे ना, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के अनुसार विषयों को कितनी सूचियों में बांटा गया है? जो पूरे भारत के जो विषय हैं बच्चों, जिन विषयों पर संविधान बना है, तो वो 3 सूचियों में बांटे हैं। एक तो है केंद्र या संघीय सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है समवर्ती सूची। जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं, जैसे कराधान, किस व्यक्ति से कितना कर लिया जाए, रक्षा, देश की रक्षा से संबंधित, और विदेशों के साथ जो विदेशी मामले होते हैं, किस देश के साथ हमारा कैसा संबंध हो, ये सारे जो अधिकार होते हैं, जो सारे विषय हैं, ये केंद्र की सूची के पास होते हैं। और राज्य सूची के पास होते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, किसी राज्य में कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी और स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर कौन कौन सी व्यवस्थाएं की जाए, ये विषय जो होते हैं राज्य के पास होते हैं। और समवर्ती सूची जिसमें दोनों को अधिकार होता है, समवर्ती मतलब जिसमें केंद्र और राज्य मिल के कानून बना सकते हैं, वो वन और कृषि से संबंधित जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। राजनीति में हमारे पास समानता होगी, सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे।
अंबेडकर का इससे क्या आशय था? आपको पता है भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है और दलितों के तो मसीहा थे ना। तो उनका मानना था कि अगर जाति भेदभाव समाज से समाप्त नहीं हुआ, जो जातियों के बीच भेदभाव किया जाता है भारत में, अगर ये समाप्त नहीं किया गया तो भारत में सामाजिक व आर्थिक असमानता बनी रहेगी। जो हमारे यहाँ असमानता है, कोई बहुत धनी है, कोई बहुत निर्धन है, कोई जाति बहुत ऊंची मानी जाती है, कोई, तो उनका मानना था कि अगर इसको नहीं हटाया गया तो हमेशा के लिए हमारा भारत सामाजिक और आर्थिक रूप से असमान बना रहेगा। स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी? भाषा के आधार पर राज्यों को क्यों नहीं बांटना चाहते थे? इसका कारण ये था बच्चों कि देश पहले ही भारत व पाकिस्तान के बंटवारे के दंश को झेल चुका था। आपको पता है जैसी आज़ादी हुई तो मुसलमान भाइयों ने अपने लिए अलग देश की मांग कर दी। 2 हिस्से हो गए भारत के, एक हिस्सा भारत, एक पाकिस्तान। तो इतना बड़ा, जो गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे ना, तो इतना बड़ा कष्ट तो भारत झेल ही रहा था। वो नहीं चाहता था कि भाषा के आधार पर भी लोगों को बांटा जाए, क्योंकि अगर भाषा के आधार पर भी देश का बंटवारा होता तो देश की शक्ति और छिन्न भिन्न हो जाती। ठीक है, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही? आपने देखा होगा कि इतने वर्ष बीत गए हैं, अभी तक भी हमारे देश में अंग्रेजी भाषा का दबदबा है। इसका कारण क्या है? देखो, क्योंकि बहुत सारे दक्षिण भारतीय राज्य हिंदी नहीं जानते थे, वे अंग्रेजी को ही महत्व देते थे। अभी भी आप दक्षिण भारत में अगर कभी घूमने के लिए जाएंगे ना बच्चों, तो वहाँ पर आपको हिंदी बोलने वाले व्यक्ति ढूंढ के भी नहीं मिलते। जो बड़े बड़े होटल होते हैं उसमें एक एक उत्तर भारत के व्यक्ति को रोजगार दिया जाता है, नौकरी दी जाती है, ताकि अगर कोई घूमने के लिए आए तो हिंदी में बात कर सके। दक्षिण भारत में अधिकांश राज्यों में अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है, इसलिए आज़ादी के बाद भी अभी भी भारत में हिंदी भाषा का बोलबाला अंग्रेजी भाषा का बोलबाला बना हुआ है। आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी? अभी मैंने बताया था, जब हमको आज़ादी मिल गई तो भारत के सामने बहुत समस्याएं थी। अंग्रेज चले तो गए, लेकिन पूरे देश को खोखला कर गए थे। हमारे देश के पास न भोजन की व्यवस्थाएं थी, हमको दूसरे देशों से भोजन मंगाना पड़ता था, अनाज, है ना, और आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई थी हमारी। तो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के लिए क्या किया गया? हर 5-5 वर्ष करके योजनाएं बनाई गई। जैसे शुरुआत की जो योजनाएं थी 1950 से शुरू हुई थी ना, तो शुरुआत की जो योजनाएं थी बच्चों, उसमें क्या किया गया था? भोजन, सबसे पहले जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। देश की सुरक्षा और उत्पादन, इस पे ही सबसे अधिक ध्यान दिया गया। और धीरे धीरे आगे की पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य देश के औद्योगिक विकास की ओर ध्यान दिया गया। ठीक है, इस प्रकार 5-5 वर्ष की योजनाएं बना करके देश की आर्थिक विकास को गति दी गई। मीरा बहन कौन थी? उसके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाइए। मीरा बहन जो थी गांधी जी की अनुयायी थी। वे विज्ञान और मशीनरी को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानती थी। वो सोचती थी कि अगर विज्ञान और मशीनों का आविष्कार हो जाएगा तो हमारी अपनी संस्कृति जो है भारत की, जो हमारी एक बहुत सुंदर संस्कृति है, ये छिन्न भिन्न हो जाएगी। वास्तव में हो भी रहा है। देखो, आपने देखा कि आज पूरा पाश्चात्य सभ्यता की ओर हम ज़्यादा भाग रहे हैं और मशीनों के आने से लोगों को बेरोजगारी ज़्यादा हो जाएगी, ये उनका मानना था। ठीक है, पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों का पता लगाइए जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली? आपको पता है भारत के पूर्व में हमारा पड़ोसी देश एक बांग्लादेश है ना। 1971 से पहले पाकिस्तान का ही एक हिस्सा उसको माना जाता था। तो पाकिस्तान ने 1971 के युद्ध में बांग्लादेश को, एक भारत और पाकिस्तान के बीच जब भयंकर युद्ध हुआ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में अलग से स्वतंत्रता मिली, क्योंकि पाकिस्तान उनके ऊपर ज़बरदस्ती उर्दू भाषा थोपना चाहता था। ठीक है, इसलिए वहाँ पे विवाद चल रहा था। नव स्वाधीन भारत के सामने कौन कौन सी 3 समस्याएं थी? नव स्वाधीन मतलब जो देश हमारा नया बना था आज़ादी के बाद, सबसे मुख्य 3 समस्याएं क्या थी? भोजन व्यवस्था, अभी मैंने आपको बताया था ना,
भोजन, भरपेट भोजन भी सबको नहीं मिल पा रहा था, रोजगार कुछ नहीं था, और रियासतों को एक सूत्र में बांधना। कितनी रियासतें थी? 500 रियासतें थी, और उन सबको वो राजा अपने राज्य को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि जो बचे हुए राजा थे उनका तो पूरा शान और शौकत से वो जीते थे। वो नहीं चाहते थे कि भारत एक सूत्र में बंधे, जिससे कि उनको अपना राज्य छोड़ना पड़े, राजा की पदवी छोड़नी पड़े। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पूरी 500 रियासतों को एक सूत्र में बांधना। और योजना आयोग की क्या भूमिका है? अभी मैंने आपको बताया था 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, और उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देश का विकास करने की योजना भारत में बनाई गई। ठीक है।